So, hello, dear students. Welcome to your YouTube channel Toppers Mindset, where we go from confusion to clarity. I hope you all are doing well. In today's class, we will discuss your second poem, Fire and Ice, by Robert Frost. So, what are we waiting for? Let's begin. So, dear students, today we are starting the second poem of your class, Fire and Ice, which is written by Robert Frost. The poem is written by Robert Frost. So before we begin the poem, let's know something about the poet of this poem. So Robert Frost took birth in 1874 and went back to God in 1963. 1874 में ये इनका जन्म होता है और 1963 में भगवान को प्यार हो जाते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब. And he was an American poet. He belongs to 20th century, means modern age, means 1901 के बाद की जो एज है उसके बाद का जो भी इंग्लिश लिटरेचर रहा है ये उसके है ना, उसके वो भी अमेरिका को बिलोंग करने वाले पोएट हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज सिंपल लैंग्वेज, रूरल सेटिंग्स, आसान शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा का ये यूज़ करते हैं अपनी पोम्स में, अपनी राइटिंग्स में, और ग्रामीण क्षेत्र को दिखाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं. एंड ही टुक बर्थ इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका. ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था. एंड ही स्टडीड ब्रीफली एट डरमाउथ कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट नेवर कंप्लीटेड हिज डिग्री. डिग्री कंप्लीट नहीं करी, पढ़ाई की, पढ़ने गए, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही इन्होंने छोड़ दिया. सो एज अ लिटरेरी फिगर, जब ये लिटरेचर में अब कदम रख रहे थे तो इनिशियली शुरू में क्या हुआ, फेस्ड रिजेक्शन इवन इन अमेरिका. अमेरिका में ही इनको रिजेक्ट कर दिया गया एज ए पोएट, एज ए लिटरेरी फिगर. जो भी ये लिख रहे थे उसमें पसंद नहीं किया लोगों ने. ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, कौन थे ये? ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड अ टीचर. वो एक जर्नलिस्ट थे और एक टीचर थे. उनकी जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तब क्या फ्रॉस्ट साहब कितने थे? 11 साल के थे. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1912. 1912 में इंग्लैंड चले जाते हैं, है ना, वेयर हिज पोइट्री गेंड रिकग्निशन, जहाँ पर इनकी पोइट्री को क्या मिलता है? एक सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है. और ये फिर से अमेरिका वापस आ जाते हैं एज अ फेमस पोइट, एक महान फेमस प्रसिद्ध पोइट के रूप में ना, कवि के रूप में वापस आते हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज राइटिंग पोम्स इन सिंपल लैंग्वेज एंड पिकिंग द ट्राइवियल सब्जेक्ट. छोटे मोटे बहुत ही कम इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स को ये अपनी पोइट्री का सब्जेक्ट टॉपिक बनाते हैं और आसान भाषा में जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है? डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग, एक दार्शनिक भाव छुपा होता है, एक दार्शनिक अर्थ होता है या लेसन होता है, शिक्षा होती है उसमें. हिज पोम्स ऑफन डील्स विद, और इनकी पोम्स किससे संबंधित होती हैं? उसका टॉपिक क्या होता है? अक्सर नेचर होता है, ठीक है, या ह्यूमन इमोशंस के ऊपर पोम होती है ना, मानवीय जो वेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, या प्रकृति के ऊपर होता है, या फिर लाइफ के ऊपर, डेथ के ऊपर, प्रेम के ऊपर, हेट्रेड, नफरत, घृणा के ऊपर से संबंधित इनकी जो है पोइट्रीज होती हैं. हिज मेजर वर्क्स, रोड नॉट टेकन इन 9th क्लास में, फर्स्ट फॉर्म है ये, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है. स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन एन स्नोवी इवनिंग, पहले यूपी बोर्ड का हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है. पहले यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग होता था, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग था. अब दोनों ही जगह एनसीईआरटी चल रही, तो आपका सिलेबस यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम ही है, ठीक है. अदर पोम्स जो हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, है ना. डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोम है आपकी 10th की. अब फायर एंड आइस आप पढ़ रहे हैं 12th में. व्हेन यू विल रीच इन 12th क्लास यू विल स्टडी और रीड द पोम द रोड साइड स्टैंड. तो 12th में 4 नंबर की पोम है ये, जो आप पढ़ेंगे 12th में जाने के बाद. So if we talk about the awards and honors he received, so he won 4 Pulitzer Prize for his poetry in America. Pulitzer Prizes जो होते हैं ना, अमेरिका में दिए जाते हैं, अमेरिकन जो राइटर्स होते हैं उनको मिलते हैं. तो इन्होंने 4 टाइम Pulitzer Prize वन किया है, और वो भी किसके लिए? कंट्रीब्यूशन इन पोइट्री और अमेरिकन पोइट्री. और क्या हुआ था? ही रिसाइटेड अ पोम, हिज पोम गिफ्ट आउटराइट. अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन, यानी उनके राज्याभिषेक पे कहेंगे, राज्याभिषेक के समय जो है इन्होंने ये पोम जो है रिसाइट की थी, गाई थी इन 1961. If we talk about the theme of this poem is what? The power of human emotions.
ह्यूमन इमोशंस, मानवीय जो वेदनाएं हैं, इमोशन हैं, भावनाएं हैं, उनके पावर या उनका डिस्ट्रक्टिव जो पावर है ना, ये थीम है उसकी। टोन कैसी, किस टोन में है, किस टोन में लिखी गई है पोम, ये फिलोसॉफिकल है और वार्निंग है। फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक भाव छुपा हुआ है, एक मीनिंग, एक अर्थ या एक लेसन छुपा हुआ है, और एक ये किस तरह से एक वार्निंग के टाइप में है ना, किसी एक क्या कहें, चेतावनी देती हुई एक पोम है ये। सो नाउ we have reached to the first stanza of the poem Fire and Ice. So in the first stanza, we will know or study about the fire, which is one of the two topics or the points raised in this poem. संसार के अंत के विनाश के रूप में जो दो रीज़न बताए गए हैं, उनमें से क्या है, एक है फायर और एक है आइस। सो इन फर्स्ट स्टैंजा वी विल नो अबाउट फायर. Before starting this poem, now let's know about the difficult word meaning of this stanza. Desire means a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. किसी चीज़ को पाने की इच्छा या ये इच्छा होना कि कोई चीज़ हो, घटे, ठीक है. Tasted means experienced, observed और seen. किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, या देखा है या महसूस किया है. टेस्टेड का मतलब ये है, टेस्टेड का मतलब खा कर, कुछ चखने से मतलब नहीं है. होल्ड विद मीन्स होता है टेक साइड ऑफ, यानी किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी चीज़ के साथ सहमत होना, एग्री होना. फेवर मीन्स टू सपोर्ट, ठीक. सो इन दिस स्टैंजा पोएट से, है ना, पोएट सेज, इन दिस स्टैंजा पोएट सेज, पोएट क्या कहता है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो संसार है ना, विल एंड इन फायर, एक दिन क्या होगा, इसे ना फायर इसे ख़त्म कर देगी, समाप्त कर देगी, विनाश कर देगी इसका. सम से कि आइस इसका विनाश करेगी. कुछ लोगों का कहना है कि फायर इस धरती के अंत का कारण बनेगी. कुछ लोगों का कहना है ऐसा है कि जो आइस है वो रीज़न बनेगी, है ना, द आइस विल बी द रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस अर्थ. थर्ड और फोर्थ लाइन में देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड मीन्स वॉट आई हैव एक्सपीरियंस और सीन और ऑब्जर्व, कि मैंने जो देखा है किसको, डिज़ायर को, जिस हिसाब से मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है. आई होल्ड मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ, टेक साइड लेता हूँ, किसकी, दोज हु, उन लोगों की जो फेवर करते हैं आग का, फायर का, यानी जिन लोगों का ये मानना है या कहना है कि ये धरती ना एक दिन जो है आग की वजह से, फायर की वजह से समाप्त हो जाएगी, फायर इसे निगल लेगी, ठीक है, अपना निवाला बना लेगी. तो ये उन लोगों का समर्थन करते हैं, उन लोगों का फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. रिटन में मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब रिटन में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. पोएट प्रेजेंट्स टू कॉमन ओपिनियंस. इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या करता है जो पोएट है, वो दो ओपिनियंस, दो जो विचार हैं लोगों के, मान्यताएं हैं ना, किस बारे में, एपोकेलिप्स यानी कि फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के विनाश का जो फाइनल अंतिम दिन होगा. वैसे उससे जुड़े हुए दो ओपिनियन जो है सबसे पहले राइटर ना हमारे सामने रखते हैं. फिर वो क्या कहते हैं, पोएट सेज सम पीपल बिलीव्स वर्ल्ड विल स्वेलोड बाई फायर. कुछ लोगों का कहना है कि आग से एक दिन निकल लेगी, अपना निवाला बना लेगी. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो धरती है ना फ्रीज हो जाएगी, धरती ना बर्फ़ का गोला बन जाएगी, है ना, जम जाएगी, आग का गोला बन जाएगी या फिर बर्फ़ का गोला बन जाएगी. पोम क्या है, ये पोम क्या है, एक सिंबॉलिक पोम है जिसमें फायर क्या है, फायर ये सिंबल है किसका, ह्यूमन डिज़ायर का. और ह्यूमन डिज़ायर कौन सी, ग्रीड, लालच, लस्ट, काम वासना. अनकंट्रोल्ड एम्बिशन मीन्स ऐसी इच्छाएं जो अनकंट्रोल्ड हैं, मतलब अनियंत्रित हैं, जिन पे कंट्रोल नहीं है ह्यूमंस का. फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उसका पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंस उसने किया है, जो उसका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है ना, पोएट सेज एग्रीज, वो सहमत होता है, एग्री करता है किन लोगों के साथ में, जिनका ये मानना है कि धरती ना एक दिन आग का गोला बन जाएगी, आग में समा जाएगी. क्यों, क्योंकि जो डिज़ायर है ना, डिज़ायर यहाँ पे क्या है, आग को ही यहाँ पे डिज़ायर बताया गया, आग को ही ना, फायर को ही क्या बताया गया है, डिज़ायर बताया गया है ना. तो यहाँ पे मेटाफर की तरह से यूज़ किया गया है डिज़ायर को या फायर को, डिज़ायर के लिए, डिज़ायर को फायर के लिए. तो कहते हैं क्योंकि क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि डिज़ायर जो है ना, ये पावर है ना, हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि डिज़ायर में इतनी पावर है कि संसार का ये विनाश कर सकें. Poetic devices, I think we will discuss now later after discussing both stanzas of this poem now. So let's go to the next stanza. Now this is our second stanza which is about ice. ठीक है, first stanza was about fire and second stanza is about ice. Before we start the explanation of this stanza now, let's know the meaning of the difficult words. पेरिस मीन्स टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, कि अगर इसको मरना हो या एक दिन नष्ट होना हो, ठीक है. ट्वाइस तो आप लोग जानते होंगे, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, यानी सेकंड टाइम भी अगर इसको डिस्ट्रॉय होना हो तो. हेट किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे,
कोल्ड इमोशंस को, या लेक ऑफ एम्पैथी, किसी के लिए एम्पैथी सिंपैथी ना होना, या इनडिफरेंट उदासीन होना, ठीक है, जीरो फीलिंग होना किसी के लिए, उसको दिखाता है। एंड आइस, आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ हेट्रेड है, इनटॉलरेंस है, ठीक, और वंस इनडिफरेंस टू अदर्स इमोशंस, यानी कि एक व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर नफरत होती है, इनटॉलरेंस असहनशीलता होती है, बर्दाश्त ना करना की जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं। वंस इनडिफरेंस टू अदर्स इमोशंस मीन्स एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उदासीन होता है दूसरे की फीलिंग्स के लिए, यानी उसके अंदर एम्पैथी होती है, वो उसके पेन को या हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाता है जैसे उसको फील करना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट मीन्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय, इतना पावरफुल होना, पावरफुल इनफ मीन्स पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय, इतना पावरफुल होना, इतना शक्तिशाली होना कि वो भी उसको नष्ट कर सकता है। सफाइस मतलब इनफ, अडेक्वेट। सो इन दिस स्टैंजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, है ना, दिस स्टैंजा ना, ही स्टार्ट्स दिस स्टैंजा विद द कंजक्शन बट। बट क्या दिखाता है, जब भी हमें जो है एक आइडियाज़ का दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी, एक अपोजिट आइडिया या उससे जस्ट अलग एक ओपिनियन देना होता है ना, तो हम लोग इस कंजक्शन को यूज़ करते हैं, बट कंजक्शन को। तो यहाँ पे देखो कि अपोजिट आइडियाज़, एक बार ये फेवर कर रहे हैं फायर का, अब ये आइस को फेवर करने जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ये देने जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर ये जो अर्थ है ना 2 टाइम डिस्ट्रॉय होना होता, तो 2 लोगों की रेस में, फायर और आइस की जो रेस है ना, उसमें क्या है, पहले नंबर पे ये पहला नंबर जो है किसको देते, फायर को देते, और अगर 2 बार एंड होना है तो दूसरे नंबर पे आइस आती है, दूसरे नंबर पे आइस को ये मतलब रखते हैं डिस्ट्रक्टिव होने में, ठीक। तो कहते हैं कि पेरिस, अगर उस धरती को 2 बार विनाश होना हो, ठीक, तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ, नफरत के बारे में भी जानता हूँ मैं अच्छे से। नफरत मतलब लेक ऑफ एम्पैथी, कोल्ड इमोशंस, इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस, किसी के लिए उदासीन होना, एम्पैथी होना यानी या सिंपैथी ना रखना, ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेट है ना, हेट मीन्स आइस को ही रिप्रेजेंट करती है, हेट भी आइस को रिप्रेजेंट करती है, जैसे पिछली वाली स्टैंजा में डिज़ायर जो है फायर को जो है रिप्रेजेंट करती थी। हेट के बारे में भी ये जानते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, जो ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है इस धरती का वो क्या है, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस भी पावरफुल है और उतनी ही पावरफुल है जितनी फायर है, ठीक है, फिर भी ये आइस को सेकंड नंबर पर रखते हैं, फायर को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। एंड वुड सफाइस, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी इनफ है ना, इतनी शक्तिशाली तो है कि ये भी जो है संसार का विनाश कर सकती है, इस यूनिवर्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। वी हैव डिस्कस द पोम, लाइन्स ऑफ द पोम, है ना, ओरली। अब देखते हैं रिटर्न में क्या लिखा हुआ है ना, लेट्स सी। सो इन दिस स्टैंजा ना पोएट एड्स मतलब पहले से बातें कर रहे थे ना, तो आगे अब ये बताते हैं कुछ। व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ मतलब ऐसा हुआ तो, ये वाला व्हाट इफ सिनेरियो रखते हैं। इफ़ द वर्ड टू इन सेकेंड टाइम, ये अगर जो है संसार को ना 2 बार इसका अंत होना होता ऐसा, अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि 2 बार इसको अंत हो इस धरती का, तो यहाँ पे देखिए ना कि हमने वर्ड क्या है, वर्ड के बारे में वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ पे वर्ड क्या है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के बाद आना चाहिए था वॉज, बट ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहाँ पे कैसी है ना, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेटिव कंडीशन है जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग वर्ड ही यूज़ करते हैं। ही आर्ग्यूज़, वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं, क्या कहते हैं, आइस यानी जो हेट है वो भी उतनी ही पावरफुल है जितनी फायर है, किस लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस धरती को, संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए उतनी ही पावरफुल है। अच्छा, ये जो आइस है वो किस चीज़ का सिंबल है, ये ह्यूमन हेट्रेड, ह्यूमन के अंदर जो हेट्रेड पाई जाती है उसका सिंबल है। और ये जो हेट्रेड है वो एक्चुअली है क्या, जेलसी, ईर्ष्या, घृणा, इनटॉलरेंस, असहनशीलता, दूसरे के अगर वो उसका खान पान हमसे अलग है, उसके कपड़े हमसे अलग हैं, उसका रिलीजन हमसे अलग है, उसकी कास्ट हमसे अलग है, उसका रंग हमसे अलग है, ठीक है, तो हम लोग इसको, या उसके विचार हमसे अपोजिट आइडियाज़ हैं, है ना, वो किसी और चीज़ को सपोर्ट करता है, किसी और ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इनटॉलरेंट हो जाते हैं। फाइंड वंस इंडिफरेंस टू अदर्स इमोशन, और एक व्यक्ति का ना दूसरे व्यक्ति के इमोशंस के लिए क्या हो जाना, है ना, फीलिंगलेस, इमोशनलेस हो जाना। हेट्रेड, और ये जो हेट्रेड है ना, आइस और हेट्रेड वैसे तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस हेट्रेड क्या है, हेट्रेड करती क्या है, फ्रीज ह्यूमन इमोशंस और रिलेशन, जो रिलेशंस होते हैं मानवों के, और इमोशंस और रिलेशन जो संबंध होते हैं लोगों के साथ में, और जो उनके वेदनाएं होती हैं, है ना, भावनाएं होती हैं, उन दोनों को क्या करता है, फ्रीज कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, और इससे होता क्या है, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, होता क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है। फायर इज़ पैशनेट एंड हॉट, है ना, थोड़ा सा अग्रेशन में, फायर किसको दिखाती है, अग्रेशन को दिखाती है, जबकि आइस क्या है, साइलेंट, कोल्ड और स्टेडी जो नेचर होता है, यानी कि नियमित, जो लगातार काम करने की वो जो क्वालिटी होती है उसको दिखाता है। मतलब जो फायर होती है वो तो अचानक से अपना काम करती है ना, गुस्से में आई वो सारा काम हो गया। आग क्या करती है, तुरंत ही जला करना, राख कर सकती है, लेकिन आइस क्या करती है, कह रही आइस है तो डिस्ट्रक्टिव, लेकिन इसका काम करने का, जो वर्क करने का है ना, जो डिस्ट्रॉय करने का तरीका है वो दूसरा है, ये साइलेंट तरीके से वो वर्क करती है, यानी कि ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, स्लो
पॉइजन की तरह काम करती है। आग क्या करेगी, तुरंत जिसको भी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना है ना, फटाफट डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन आइस क्या करती है, ये स्लो मोमेंट में चलती है, लिंगर करती है, धीरे धीरे करती है, एंड डिस्ट्रॉय, काम तो धीरे करती है लेकिन डिस्ट्रॉय करती है फ्रॉम विद इन, अंदर से नष्ट करती है धीरे धीरे, है ना, समाप्त करती है। फाइनली है क्या, पोएट कॉन्क्लूड्स, अपनी बात को फिनिश करता है क्या कहते हुए, ईदर फायर और आइस, चाहे फायर हो या आइस हो या फिर दोनों ही हो, सफिशिएंट है डिस्ट्रॉय करने के लिए संसार को। वी हैव कंप्लीटेड the both stanzas of this poem, and now I think we should go or discuss the message of the poem. Then we will discuss the poetic devices used in this poem. Message of this poem is what? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, इसका या फिर सेंट्रल मैसेज या आइडिया ये क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं रीडर्स से या आप लोगों से, जो है ना, ही वांट टू से दैट कि ह्यूमन इमोशंस आर अनकंट्रोलेबल एंड डिस्ट्रक्टिव। जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो डिज़ायर या और हेट या हेट्रेड है, डिज़ायर हो या हेट्रेड हो, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं फायर और आइस को, वो कैसे हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, जिन पे नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं, ठीक है, कब, जबकि उन्हें रोका ना जाए, उन पर लगाम ना लगाई जाए। फ्रॉस्ट वॉन्स, फ्रॉस्ट क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बोथ हॉट पैशंस लाइक ग्रीड, जैसे हॉट पैशन क्या है, जैसे ग्रीड है, लालच है, लस्ट है, ठीक, और एंड कोल्ड इमोशंस लाइक हेट्रेड, हेट्रेड जैसे होता है या इंडिफरेंस होता है या अपैथी होती है लोग दूसरे लोगों के इमोशंस के लिए, हैव पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, उनके अंदर क्या है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकें व्हाट वी बिल्ट और व्हाट वी हैव ऑन दिस अर्थ। द पोम सर्व्स, कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, एक प्ली, एक याचिका के तौर पर काम करती है, हमसे ये याचना करती है, लोगों से, ह्यूमन से याचना करती है क्या करने की, टू बी, है ना, टू फॉलो द मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब होता है कि आप जो है बीच, एक्सट्रीम, आप एक्सट्रीम जो होता है ना, एक एक्सट्रीम लेफ्ट होता है और एक एक्सट्रीम राइट होता है ना, ठीक, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट जो होता है, ठीक है, तो आपको क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए कहीं पर, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट, दो अगर ओपिनियन आपके साथ में है ना, आपके पास में है ना, तो आपको क्या रहना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इम्पैथी, है ना, ठीक है, मॉडरेशन और इम्पैथी और इमोशन रिस्ट्रेंट, और क्या है ना, अपने इमोशंस, इमोशनल रिस्ट्रेंट मतलब लगाम होनी चाहिए इमोशंस के ऊपर, एक कंट्रोल होना चाहिए। इम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर, इम्पैथी मतलब सिंपैथी होनी चाहिए लोगों के लिए। इम्पैथी मतलब सिंपैथी और इम्पैथी में बेसिकली यू विल बी नोइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे की फीलिंग को बस देखें और आप सिर्फ ऐसे ही जनरली आप अंदर से फील ना कर पाएँ कि किसी को दुख है, आप देखें और कहें कि हाँ कोई दुखी है। इम्पैथी मतलब आप सिमिलरली उस पेन को फील करें, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कुछ पेन तो छुपे ही होते हैं। सिमिलरली दो लोग हो सकता है कि सेम पेन से गुजर चुके हों, तो एक व्यक्ति जब दूसरे को देखता है ना, तो उसको सेम अपना पेन भी उसी समय याद आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट एम्पैथी। मान लीजिए अगर किसी के साथ में जो है एक कोई पेनफुल इंसिडेंट हुआ है और दूसरे के साथ में नहीं हुआ है, तो वो उसको क्या ही फील कर पाएगा। और अगर उससे पहले उसकी लाइफ में उसी तरह का इंसिडेंट अगर हो चुका है, घट चुका है ना, तो वो उसको सिमिलरली फील कर पाएगा। और क्यों ये सब क्यों करना चाहिए हमें, मॉडरेशन को फॉलो क्यों करना चाहिए, एम्पैथी क्यों होनी चाहिए हमारे अंदर, इमोशनल रिस्ट्रेंट क्यों होना चाहिए, टू प्रिवेंट डाउनफॉल और ह्यूमैनिटी, यानी अपना जो अंत है ना, संसार का अंत मतलब हम लोगों का अंत। तो हमें इन सब चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ let's discuss the poetic devices used in this poem. So we will go to the first stanza first. So poetic devices means figures of speech, मतलब हिंदी में आप लोग उन्हें पढ़ा होगा अलंकार। अलंकार क्या करता है, द थिंग्स विच डेकोरेट आर लैंग्वेज, है ना। चीज़ें क्या करती हैं, घरों के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो घर को डेकोरेट करती हैं, जो अच्छे कपड़े अच्छे सूट होते हैं वो आपको डेकोरेट करते हैं, और जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, ये हमारी स्पीच को फिगरेटिव बनाती हैं, डेकोरेटिव कर देती हैं। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा एनाफोरा, यहाँ पे एनाफोरा नहीं है एक्चुअली, ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन होना चाहिए, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और सेम लेटर, है ना, इन द 2 or 3 वर्ड्स इन अ लाइन, ठीक है। एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्दों के बीच में जो है, या शब्दों के जो फर्स्ट जो लेटर होता है या फर्स्ट जो साउंड होता है वो सेम होना चाहिए, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एलिट्रेशन 2 तरह का होता है, एक एसोनेंस होता है, एक कॉन्सोनेंस होता है, ठीक है। एसोनेंस मीन्स मतलब वॉवेल साउंड जब रिपीट हो रहे होते हैं, और कॉन्सोनेंस मीन्स जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एलिट्रेशन होता है। दोनों ही एलिट्रेशन होते हैं। इसमें देखिए सम से कहाँ पर है, सम से, दिस इज व्हाट, ये सम से, है ना। यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है इस लाइन में।
एंड सिम्बोलिज्म, पोम कैसी है, सिम्बोलिक पोम है जिसमें क्या है, दो सिंबल्स का यूज़ किया गया, फायर और आइस, किसको दिखाने के लिए, फायर हैज़ बीन यूज टू रिप्रेजेंट अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, है ना, अनियंत्रित जो भावनाएं, इच्छाएं है ना, उनको दिखाने के लिए है। और वो इच्छाएं कौन सी होती हैं, ग्रीड, लालच, लस्ट, काम वासना, फ्यूरी, गुस्सा, उत्तेजना, ठीक है, उसको दिखाने के लिए होती है। एंड इमेजरी, इस फॉर्म में क्या है, इमेजरी है, यानी इमेजरी क्या होती है, व्हेन द पोएट गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग ना, तो जब वो डिटेल डिस्क्रिप्शन शब्दों में शाब्दिक चित्र जब खींचा जाता है ना, शब्दों के सहारे किसी चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया जाता है डिटेलिंग के साथ में ना, तो हमें वो क्या करता है, हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर क्रिएट होने लगती है ना, पिक्चर क्रिएट होने लगती है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि ना फायर कैसे डिस्ट्रॉय करेगी अर्थ को। तो जैसे कि मैंने ना यहाँ पर पिक्चर आपको बनाकर दिखाई है ना, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है ना, तो इस तरह की कुछ पिक्चर दिमाग में आएगी। और जब आप आइस के बारे में सोचेंगे तो एक इस अर्थ को ना फ्रीज होता हुआ कुछ दिमाग में पिक्चर आ सकती है। दिस इज़ वॉट इमेजरी। सेकेंड इज़ वॉट, नेक्स्ट इज़ वॉट, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन क्वालिटीज़ जब किसी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग्स में जो है आप इमेजिन करते हैं ना, या मानते हैं कि कुछ जो नॉन लिविंग थिंग है वो ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट कर रही है, ठीक है, या उसको एक्सप्रेशन दे रही है या ऐसा कुछ काम कर रही है, दिस इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन। आप पर्सोनीफाई करते हैं, पर्सोनीफाई मतलब पर्सन उसको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, पर्सोनीफाई। तो यहाँ पे क्या है, फायर एंड आइस क्या कर रही हैं, इनको बताया गया डिस्ट्रॉय करती हैं ह्यूमन डिस्ट्रॉय, कोई नॉन लिविंग थिंग डिस्ट्रॉय अपने आप रिएक्ट नहीं करती है ना, हम लोग साइंस में भी पढ़ा है कि जब तक किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई नहीं होता तो अपने आप वो वर्क नहीं करती, ठीक ऐसे ही। तो अब फायर आइस क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो इसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, ह्यूमन्स का काम है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टैंजा, यू कैन सी हियर इमेज ऑफ द अर्थ। जब हम फायर आइस की बात मतलब इस जब पोम में पढ़ते हैं कि आइस जो है इस वर्ड को डिस्ट्रॉय करेगी, कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। तो इस स्टैंजा में भी हमारे पास में क्या है, इमेजरी यूज़ हुई है। सो इन द सेकेंड स्टैंजा अलिट्रेशन यूज़ हुआ है, आई थिंक आई नो, तो इसमें आई साउंड है ना, इज़ रिपीटेड। सिम्बोलिज्म है ना, इन द फर्स्ट स्टैंजा फायर वॉज, इन द सेकेंड स्टैंजा आइस वॉज डिस्क्राइब्ड। सो आइस को यहाँ पे क्या बताया गया, हेट्रेड बताया गया, हेट बताया गया था। और क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कोल्डनेस ऑफ हार्ट, कोल्डनेस मतलब इनडिफरेंस, मतलब जब हमारे दिल में ना किसी चीज़ के लिए फीलिंग नहीं होती है, किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए। इनडिफरेंस भी वही होता है, इनडिफरेंस मतलब उदासीन होना, अपैथी होना या लैक ऑफ सिंपैथी होना किसी चीज़ के लिए। इंटॉलरेंस असहनशीलता, किसी चीज़ को बर्दाश्त ना करना, अपोजिट आइडियाज़ को या अपोजिट कल्चर को बर्दाश्त नहीं करना, इसको जो है इंटॉलरेंस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इन दिस पोम इज इंजैममेंट। इंजैममेंट मीन्स यहाँ पे बी जो होता है ना साइलेंट रहता है, तो उसको इंजैममेंट बोलते हैं, इंजैममेंट। तो इंजैममेंट, व्हाट इज इंजैममेंट, थॉट या एक आइडिया जो होता है, एक पोम में बात को स्टार्ट किया गया और वो कंटिन्यू होता है, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाती है विदाउट पॉज। एक लाइन स्टार्ट हुई, दूसरी लाइन में उस बात को पोएट फिनिश करता है और पहली लाइन में से पहले कोई जो है कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो पंक्चुएशन मार्क दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हेट के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, आइस के बाद भी नहीं है, ग्रेट के बाद भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक आपको फुल स्टॉप नज़र आता है। तो ये इंजैममेंट है, ठीक है। 7 to 8 लाइन और 8 to 9 लाइन, डायरेक्टली जो 7 to 9 में जाता है, बात फिनिश होती है। लाइन नंबर 7 में कोई बात स्टार्ट हो रही, कोई एक थॉट स्टार्ट हो रहा है, कोई पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और वो 9 में जाके कंप्लीट हो रहा है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभासी अलंकार, ये सारे क्या है, अलंकार हैं, विरोधाभासी अलंकार यानी अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाए, यानी अपोजिट आइडियाज़, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आइडियाज़ अगर पाए जाते हैं, दिस इज़ व्हाट पैराडॉक्स। पेरिस ट्वाइस, जब राइटर बोल रहा है कि अगर ये संसार का अंत, अब वो एक बार इमेजिन कर चुका है ना कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है किससे, फायर के साथ में, फायर है ना, वन डे फायर विल स्वैलो दिस अर्थ। और फिर नेक्स्ट टाइम वो इमेजिन कर रहा है ना, व्हाट इफ कंडीशन दे रहा है ना सेकंड स्टैंजा में कि अगर इसका अंत ना विनाश दो बार होना हो, दो बार क्यों, अगर एक बार अंत विनाश हो गया ना तो दोबारा क्यों होना है, तो बट के साथ स्टार्ट करता है, तो पैराडॉक्स। बट इसमें ना सबसे पहले स्टैंजा कैसे स्टार्ट होता है, बट के साथ। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट करने के लिए होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को, पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, पैराडॉक्स है यार। So dear students, that's all for today's class. If you found this lesson helpful, do like, share and subscribe to the Topper's Mindset. Thank you for watching. See you in the next class.